बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी केमिस्ट्री क्लास 11 टॉपिक यूनिट नंबर 2 टॉपिक 2.6 आयनाइजेशन एनर्जी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। इसकी सबसे पहले हम आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम इसके पेरियोडिक ट्रेंड्स देखेंगे ग्रुप में इसकी ये किस तरह से वेरी करती है और पीरियड्स में कैसे वेरी करती है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी असल में क्या है? अब वो एनर्जी है जो हमें चाहिए होती है किसी भी एटम में से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। ठीक है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें चाहिए होती है टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हम इसीलिए यूज करते हैं ये टर्म कि हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रहे हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है जो लूजली बाउंड होता है, मतलब उससे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस से एक्सर्ट हो रही होती है वो सबसे कम होती है, जिसकी वजह से हम इजीली उसको रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सोडियम Na+1 में चेंज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? 496 किलो जूल पर मोल। मींस कि हम इसे 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो तब इसमें से हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा सकते हैं और सोडियम एटम से सोडियम कैटायन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैग्नीशियम में से जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 738 किलो जूल पर मोल। तो उसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मींस कि जब हम उसमें से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो उस पर जो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी है? 738 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने डेफिनेशन यूज पढ़ी तो हमने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हम गैसियस एटम में से रिमूव करवाएंगे। तो why atom is used in gaseous state? हम गैसियस स्टेट में एटम को क्यों यूज करते हैं? तो इसमें हम इसलिए उसको गैसियस स्टेट में यूज करते हैं ताकि हमारे पास जो दूसरे फैक्टर्स हैं जैसे कि हीट ऑफ फ्यूजन है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, इनका कोई इफेक्ट ना पड़े। हमारे पास जो एनर्जी आए या जो हम एनर्जी यूज करें वो जस्ट हम किसके लिए यूज करें? टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ये नहीं कि पहले हम उसे क्या कर रहे हैं, उसकी स्टेट को चेंज कर रहे हैं, फिर उसमें से बॉन्ड्स को तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो इस तरह के फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस खत्म करने के लिए हम पहले एटम को किसमें चेंज करते हैं? गैसियस स्टेट में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके हम ट्रेंड्स देखते हैं। अगर हम इसका पीरियड में ट्रेंड देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीज करती है। मतलब हम लेफ्ट टू राइट चाहें तो हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है एटम को ताकि हम उसमें से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा सकें। और उसमें कुछ एनोमलीज हैं, एनोमलीज मीन से कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं, कुछ का बिहेवियर जो है वो चेंज होता है। और जो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसकी रीजन क्या है? कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में बढ़ रहे हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते चले जा रहे हैं जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। ठीक है, और ये किसका इफेक्ट था? न्यूक्लियर चार्ज किस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करती है, जैसे कि 3A एलिमेंट की लेस आयनाइजेशन एनर्जीज है। ठीक है, 3A एलिमेंट जिसमें एल्यूमिनियम है, बोरॉन है, ये वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं, इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज लेस हैं एज देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें 3A के जो एलिमेंट्स हैं उनके p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, विच इज एन अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पहले हमने आयनाइजेशन एनर्जी का किस बेस पे देखा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूक्लियर चार्ज के बेस पे देखा कि लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। दूसरा फैक्टर जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट कर रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम 3A एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उनके आउटर वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ns2np1। मतलब p में जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये कौन सी कैसी कॉन्फ़िगरेशन होती है? अनस्टेबल होती है। तो जब भी कोई एलिमेंट अनस्टेबल होता है तो वो खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। तो जब ये खुद को कैसे स्टेबलाइज करेगा? बाय लूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को वो रिमूव कर देगा तो स्टेबल करने के लिए। तो इसका मतलब है कि हम इजीली इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सकते हैं टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये 3A मेंबर्स की बात हो रही है। ऑन द अदर हैंड अगर हम ग्रुप 5A की बात करें
जिसमें नाइट्रोजन आ जाते हैं, तो उसमें जो हमारे पास 5A एलिमेंट्स हैं उसमें NH2 और NP3 है। अब P में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो P जब हाफ फिल्ड होता है, 6 का हाफ क्या है 3, तो हाफ फिल्ड होता है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, स्टेबल होती है। जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। इस वजह से ग्रुप 5A एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप 3A एलिमेंट्स, क्योंकि हमें ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 5A एलिमेंट्स की है ये स्टेबल है, और स्टेबल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इनमें से इजी नहीं होता, तो हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, पहले हमने न्यूक्लियर चार्ज की बेस पे देखा, फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे देखा, अब हम शील्डिंग इफेक्ट की बेस पे देख रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम शेल में ऐड होते हैं। ठीक है, मींस के जो अंदर वाले इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका नंबर कांस्टेंट रहता है, मींस के शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है। इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट का आयनाइजेशन एनर्जी पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एटॉमिक रेडियस, अगर लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस की बात करें तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं, और न्यूक्लियस के करीब आने की वजह से उनका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने की वजह से जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस के डिक्रीज होने की वजह से और न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से जो लेफ्ट टू राइट है वो आयनाइजेशन एनर्जीज एलिमेंट्स की इंक्रीज होती हैं। इसके अलावा हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे देखा है, और शील्डिंग इफेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई असर नहीं होता आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। ठीक है, ये पीरियड था। अब हमारे पास ग्रुप्स हैं। फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द आयनाइजेशन एनर्जीज डिक्रीजेस। टॉप टू बॉटम अगर हम जाएं, टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में अगर हम जाएं, ये पीरियड 1 2 3 4 5, ये ग्रुप 1A एलिमेंट है, तो डाउन द ग्रुप जाते हुए नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से जो साइज ऑफ द एटम है, साइज ऑफ एटम है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि शेल्स बढ़ते जा रही हैं तो साइज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं। इट मींस के न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो रिड्यूस होती जा रही है। ठीक है, तो रिडक्शन की वजह से उनको रिमूवल इजीली हो जाता है, तो हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए। इस वजह से डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस बिकॉज डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, due to which outermost electron go away from the nucleus, the force of attraction on the valence electron decreases, hence removed easily. ठीक है, shielding effect also increases down the group due to which ionization energy decreases. ठीक है, shielding effect भी increase कर रहा है down the group, जिसकी वजह से ionization energy increase हो रही है। अब कौन से factors हैं जो ionization energy को influence कर रहे हैं? न्यूक्लियर चार्ज हम पढ़ चुके हैं, लेफ्ट टू राइट पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे वो इंक्रीज हो जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस का भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, इस वजह से लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी पे शील्डिंग इफेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, लेकिन टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इंक्रीज होने की वजह से नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, due to which force of attraction of the nucleus on the valence electrons decrease, force of intervening electrons की वजह से जो force of attraction है valence electrons से वो कम होती जा रही है, मींस वो लूजली बाउंड है, जिसकी वजह से हम उन्हें इजीली रिमूव करवा सकते हैं। इस वजह से टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जीज डिक्रीज करती हैं। ठीक है, स्पिन पेयर रिपल्शन है। स्पिन पेयर रिपल्शन मींस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल देयर इज इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ठीक है, व्हिच कॉजेस द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू increase, or increased energy makes the electron easier to remove and therefore ionization energy increases. ठीक है,
अगर इन्होंने किसकी बात की है, इसको पढ़ने से ज्यादा आप लोगों को समझने की जरूरत है। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की जानिब हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट। जब हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ मूव करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन 7, ऑक्सीजन 8। ठीक है, इसकी अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसके ns2 और np3 है। ठीक है, और ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें ns2 और np4 है। अब इसमें आप लोगों ने px और ये वाला अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो px, py और pz है। ठीक है, इसमें भी क्या है, px, py और pz है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में देखें तो p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3, और जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो पेयर की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स है उनमें क्या आ जाता है, रिपल्जन। इलेक्ट्रॉन्स के पास सेम चार्जेस होने की वजह से एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इनकी रिपल्जन की वजह से ये क्या हो जाते हैं, इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है, और एनर्जी आने की वजह से ये अनस्टेबल हो जाते हैं, और ये कहते हैं हम ये इनमें से एक इलेक्ट्रॉन कहता है मैं किसी तरह से रिमूव हो जाऊं। तो इस वजह से ये इनकी एनर्जी हाई होने की वजह से अनस्टेबिलिटी हो जाती है, और अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन का लॉस इजीली कर देते हैं, जिसकी वजह से जब भी पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है तो आयनाइजेशन एनर्जीज डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। हमने बोला कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीज करती हैं, लेकिन ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन के मुकाबले में कम है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो पेयर अप हो गया है। तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो रही है, स्पिन पेयर रिपल्जन प्रोड्यूस हो रही है, और स्पिन पेयर रिपल्जन की वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जीज हैं वो डिक्रीज हो रही है फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन इन द सेकेंड पीरियड। ठीक है, कार्बन के केस में अगर हम देखें तो 1s2 यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो p ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड नहीं है, मतलब इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 नहीं है। 3 होता तो ये क्या होता, हाफ फिल्ड होता है, तो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। तो इट मींस कि इसकी भी आयनाइजेशन एनर्जीज कम होंगी, क्योंकि ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए ये p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका रिमूवल पसंद करते हैं। लेकिन n में अगर हम देखें तो हमारे पास p ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड फॉर्म में है, जो कि हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है। तो हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल स्टेबल होता है, इस वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होंगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं होने देगा। लेकिन ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाता है तो यहाँ पे स्पिन पेयर रिपल्जन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, और एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से अनस्टेबल हो जाते हैं, और हमें इन्हें कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है इनको रिमूव करवाने के लिए। इसको हम बोलते हैं कि इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर है कि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाते हुए वैसे तो आयनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीज होती हैं, लेकिन इस केस में सेकेंड पीरियड में नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाते हुए इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, एनॉमली इन द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पीरियड है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट आयनाइजेशन एनर्जीज एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द आयनाइजेशन एनर्जीज। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।